गाइस वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट शो जिसका नाम है स्पेस रूम, जो कि स्पेस इन अ रूम से बना है। मतलब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को लाने वाला हूँ अब, और यहाँ पे मैं उन लोगों को एक स्पेस प्रोवाइड करूँगा इन अ रूम जहाँ पे वो फ्रीली कुछ भी बोल सकते हैं अपने पास्ट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, या जो वो अपकमिंग कुछ भी करना चाहते हैं। तो हम लोग अब उनसे डिस्कस करेंगे एंड इस सीरीज़ का नाम होगा स्पेस रूम। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला पॉडकास्ट, जहाँ पे मंजनी उपाध्याय मैम आई हैं, जिनका एक एनजीओ है। आइए चलिए उनसे बात करते हैं डायरेक्टली। तो गाइस, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। पॉडकास्ट शो। तो गाइस, हमारे साथ आज मंजरी उपाध्याय मैम है, जिनका एक एनजीओ रन होता है और जो पिछले 5 सालों से एनजीओ रन कर रही हैं, और जिस एनजीओ का नाम है जिजीविसा सोसाइटी। तो आइए हम लोग सीधा जाते हैं और मैम से पूछते हैं इसके बारे में। मैम, आप बताओ अपने एनजीओ के बारे में कुछ। सो थैंक यू सो मच तुषार फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार फ्रॉम मंजरी उपाध्याय। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने शेयर भी करा है अभी, जिजीविसा सोसाइटी संस्था का नाम है, और 5 साल से ऊपर हो गए हमें एक संस्था के तौर पे काम करते हुए। और ये बताना बहुत ही सुखकारी है कि 5 साल से पहले से भी, बल्कि करीब 8 से 9 वर्ष हो गए हमें सामाजिक कुछ मुद्दों के ऊपर लगातार काम करते हुए। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी ये रही कि हमने जिन विषयों पे काम करना शुरू किया, जैसे हमें लोग प्लांटर्स के तौर पे जानते हैं, हम वृक्ष प्रजाति के पौधे लगाते हैं, तो वो जर्नी जो शुरू हुई थी 2013-14 में, वो अभी भी अनवरत जारी है। कभी थोड़े कम लगा पाते हैं, कभी थोड़े ज़्यादा लगा पाते हैं, पर पौधे हम लगातार लगाते हैं, वृक्ष प्रजाति के पौधे लगाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को अट्रैक्शन मिलता है, और शेल्टर मिलता है, होम मिलता है, फूड मिलता है। मैम, मैं सच बताऊं तो बहुत सही काम कर रहे हो आप, क्योंकि आज की जो यूथ है या जो आज की जनरेशन है ना, वो प्लांट्स और इन सब पे इतना टाइम नहीं दे पाती है। मतलब मेरी मम्मी खुद कहती है कि सुबह उठ के तुलसी जी पे पानी डालो, बट नहीं डाल पाता हूँ, जो सच बात है। तो आप बहुत सही काम कर रहे हो लिटरली। तो मैम, अच्छा, आपने ये जो नाम रखा है जिजीविसा सोसाइटी, इसका मतलब क्या है? जी, नाइस क्वेश्चन। सो जिजीविसा का मतलब होता है जीने की आशा, और उसको थोड़ा और इलाबरेट अगर करें तो विषम परिस्थितियों में भी धैर्य ना खोते हुए, साहस ना खोते हुए अपने आप के अपने काम को लगातार बनाए रखना, मतलब जीवन जीने की अदम्य इच्छा शक्ति ही जिजीविसा होती है। तो मैम, मतलब ठीक है, आप 5 सालों से, आपने बोला कि आप 5 सालों से स्टार्ट किया हुआ है आपने एनजीओ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आपको ऐसा क्या लगा अपनी लाइफ में कि यार मेरे को अब एनजीओ स्टार्ट करना चाहिए, या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो बहुत से लोगों को इंस्पायर कर सके? सो एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एनजीओ जैसी कोई संस्था बनाऊँगी। ये यात्रा का एक दूसरा पड़ाव था, जीवन की यात्रा था, जिसमें आप पहले नौकरी करते हो, अच्छा काम करते हो, प्रमोशंस लेते हो, देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हो, और फिर आप उसी दौरान आपकी शादी ब्याह होती है, फैमिली बढ़ती है, और अचानक आपको लगता है कि आपके लिए फैमिली और काम दोनों मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जनरली महिलाओं के साथ ये चैलेंज आता है। सो मैं दिल्ली से आई थी, लखनऊ में बसी, और फिर चूंकि मैं लगातार से कामकाजी रही, तो एकदम से घर में बैठना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। इसलिए मैंने लॉ की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया, और कुछ रास्ते तलाशने लगी जिसमें मैं अगर फुल टाइम प्रोफाइल के तौर पे काम ना कर सकूं, तो कुछ ना कुछ करती रहूं जो मुझे कंस्ट्रक्टिवली इंसान होने का रियलाइजेशन देता रहे। उसी प्रोसेस में जब लॉ में एडमिशन लिया, मुझे अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने लॉ के बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इंट्रोड्यूस कराया। यशपाल वर्मा सर मेरे गुरु रहे हैं लॉ के टाइम पे। इनफैक्ट वो इस समय सिटिंग जज भी हैं, और उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताया कि आप अगर लैंड, अपनी ज़मीन के, अपने सरजमीन के लॉज को जानते हैं, तो आपको किसी भी IAS PCS ब्यूरोक्रेट को बिलोंग करना, किसी नेता मंत्री को बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है। आपके पास इतने अधिकार हैं कि जब आप जुडिशियसली इनका प्रयोग करते हैं, तो उन प्रयोगों से बहुत सारा आपके साथ साथ आपके आसपास के बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। तो ये भावना धीरे धीरे पनपना शुरू हुई। फिर हमने सेंसिटाइजेशन पे काम किया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में, LDA के साथ में, कहीं कोई नालियाँ बनवा दी, कहीं पार्क बनवा लिए, उनको अडॉप्ट करा। और उसी दौरान पैरेलली मुझे पीपल बाबा के साथ वॉलंटियरिंग करने का मौका मिला। तो प्लांटेशन और सेंसिटाइजेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कुछ छोटे छोटे वर्टिकल्स थे
जिनमें हमने पैरेलली काम करना शुरू किया, और एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रहा जो लाइक माइंडेड लोग थे, जो अगर मैं नहीं होती थी तो इन पौधों में पानी डालने का काम है या पौधों को संरक्षण करने का काम है, हम साथ में करते थे। तो जब 4 से 5 साल बीत गए इस तरीके से अनवरत काम करते करते, तो इन्हीं मित्रों ने बोला कि व्हाट इज लाइक नाउ इट इज अ टाइम, गुड टाइम कि हमें एक संस्था बना लेनी चाहिए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ही केयरफ्री पर्सन हूँ, मैं कभी संस्था बनाने के बारे में मैंने सोचा नहीं था, पर शायद होनी को ये मंजूर था। एंड दूसरा ये था कि मुझे एनजीओज के बारे में बड़ा ही रॉन्ग परसेप्शन था। मतलब आप अपने काम करते हैं और करते करते वो एनजीओ एक जी जी जी, वो एक्चुअली जर्नी का हिस्सा बन गया। कभी भी अलग से प्लान नहीं करा था। एनजीओ तो वैसे भी नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में एनजीओ के लिए बड़ा बुरा परसेप्शन था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए होते हैं। वो मैं आपसे पूछूंगा। जी जी, बिल्कुल पूछूंगा। पर जब फ्रेंड्स ने लगातार बोला कि नहीं, आपकी इंटेंशन अगर सही है तो आपको कोई भी गलत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। दैट इज हाउ 2018 जून में हमने जिजीविका सोसाइटी की स्थापना करी, और अब अच्छे खासे 5 साल बीत गए, लगता है कल ही की बात है। बिल्कुल। तो मैम, जैसे आप जो आपने बताया ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, लगभग मतलब कितने लोग होंगे जो आपने स्टार्ट किया था जब साथ में? जी, तो किसी भी संस्था को, जैसे हम सोसाइटी हैं तो रजिस्टर होने के लिए मिनिमम 7 लोगों की आवश्यकता होती है। हमारे साथ हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स जो है वो 9 हैं। तो 9 लोग रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, हमारे हेल्पर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो करीब करीब 15 से 20 लोगों की एक्टिव टीम रहती है। और अगर आप वॉलंटियर के टर्म्स में देखें, सो ऑन एंड ऑफ, बहुत रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, पर ऑन एंड ऑफ करीब 500 प्लस वॉलंटियर्स का पैन इंडिया हमारे पास हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मतलब मैम, 500 लोगों का नेटवर्क बिल्ड करना बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब आप मेरे को बता रहे हो, बट मेरे को लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं आपकी बात सुन के। तो मैम, जैसे कि आपने स्टार्ट किया 2018 में, आप बोल रहे हो, हाँ जी। और आई थिंक 2020 के आसपास कोविड भी आ गया था। ओह यस, है ना? तो मैम, आपको कितनी प्रॉब्लम हुई होगी ना कि आपने 18 में स्टार्ट किया एक एनजीओ, एंड 2020 में ही आपको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ी होंगी। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इनफैक्ट 2018 के पहले हम फ्रीलांस वॉलंटियर्स होते थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जैसे गिव मी ट्रीज ट्रस्ट है, पृथ्वी इनोवेशंस है। तो इनको हम वॉलंटियर करते थे। एक वॉलंटियर के तौर पे काम करना और उसके बाद एक संस्था बन जाना, ये दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें होती हैं। आप जब वॉलंटियर होते हो, आपके पास टाइम है, पैसे हैं, आपने पैसे और टाइम खर्च के, एनर्जी खर्च के, नहीं है आपने, यू कैन चूज नॉट टू डू देम। लेकिन जब आप एक संस्था बन जाते हो तो कुछ काम ऐसे हैं जो आपको रेगुलरली करने ही करने हैं। और चूंकि 2018 में हम संस्था बन चुके थे, हमारे पास एक टीम होने की ज़रूरत थी जो रेगुलरली उन कामों को परफॉर्म कर सके। और 2020 में कोविड आ गया, तो तब तक हमारे पास 3 से 4 हेल्पर्स की टीम थी, माली थे जो प्लांट्स के संरक्षण पे काम करते थे। तो जैसे ही लॉकडाउन आया, हमारे पास जो धीरे धीरे करके फंड रेजिंग बिल्ड होनी स्टार्ट हुई, वो एकदम से क्रैश हो गई, जैसे सबकी लाइफ में हुआ। पर शायद ईश्वर को हमारे ऊपर उनकी कृपा रही, लोगों ने हमारा साथ दिया, और बिना मांगे भी उनको ये पता था कि जो 4-5 लोगों की टीम है उनकी सैलरीज कहाँ से जाएंगी। बहुत छोटे छोटे ऑनरेरियम्स देते थे लोगों को, पर लोगों को लगा कि वो ऑनरेरियम्स देने के लिए संस्था को ज़रूरत है। उन्होंने डोनेट किया, और ये बहुत बड़ी फॉर्चुनेट चीज़ है कि पूरे कोविड के दौरान जितने भी लोग हमारे थे, कभी किसी को इसलिए नहीं हमें हटाना पड़ा क्योंकि हम पैसे नहीं दे सकते। तो ये बहुत बड़ी कृपा थी ईश्वर की। दूसरी बहुत बड़ी कृपा ये थी कि कोविड में हमारे जितने लोग साथ थे वो सभी अभी भी हैं, सब जीवित हैं, स्वस्थ हैं, अपने अपने कार्यक्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा अगर हम जिंदा हैं तो गया ही क्या है, बाकी चीज़ें हम बिल्ड कर लेंगे। वो तो बनाते जाएंगे। जी जी, वही बात है मैम। अच्छा, जैसे कि कोविड में आपने बोला मेरे को कि इतने लोग हैं या इतने लोग, सब आपने काम किया, ठीक है मैम, बट जितने उन्होंने आपको फंड्स दिया था कोविड टाइम में, जी वो तो आप पे ट्रस्ट करते हुए इसलिए आपको दे दिया, बट जो अननोन लोग हैं, आपको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस हुई कोविड टाइम में, या अभी भी हो सकती है कि मतलब आपने फंड रेज किया हो तो आगे से आया हो कि यार मैं एक ऐसी एनजीओ में क्यों ही फंड करूँ, मतलब मैं एनजीओ में क्यों ही फंड करूँ? उनके पास एक प्रूफ तो होता नहीं है राइट कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, तो क्या वो एनजीओ उस सही चीज़ के लिए वो पैसा लगाएंगे भी कि नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जैसा मेरा खुद का परसेप्शन पहले एनजीओज के लिए हुआ करता था, तो लोगों के दिमाग में ऐसा सवाल उठना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि एनजीओज ने अपनी दशा स्वयं ऐसी बनाई है, अपना परसेप्शन ऐसे बिल्ड किया है। हमारे साथ फॉर्चुनेट ये था कि जब हम काम नहीं भी करते थे, जब हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी थे और प्लांटेशन करते थे, तो प्लांट्स लगाने के समय उनकी जो हाइट होती थी, ग्रोथ होती थी, जिस तरीके के पौधे होते थे,
फिर धीरे धीरे करके इनकी ग्रोथ भी शेयर करते रहते थे लगातार सोशल मीडिया। अच्छा, मतलब आप पूरा जो काम करते थे उसको शेयर करते थे? हाँ जी, लगातार। जैसे अगर एक पौधा जब लगाया उस समय 2.5 फीट का है, अगले 1 साल बाद वो 5 फीट का हुआ, फिर 7 फीट का हुआ, फिर आज के समय में 30-35 फीट का है। वो लगातार अपडेट्स लोकेशन के हिसाब से हम डालते रहते थे। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही कि हमें कभी किसी ने इस तरीके से क्वेश्चन मार्क में रखा नहीं, इस घेरे में रखा नहीं। बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं फंड देने वाले हमें, लेकिन जितने भी लोग देते हैं उनका 100% से भी ज़्यादा फेथ है कि जो पैसे वो दे रहे हैं वो सही जगह पे डाल। ओके, तो मतलब फंड्स देते कैसे हैं वो लोग? ऑनलाइन ट्रांसफर के हमारे पास प्रोविजन है। तो आप लोग मतलब उनको प्रॉपर एक प्रूफ देते होगे? हाँ जी, हाँ जी। ये फंड आया और मैंने यहाँ स्लिप्स देते हैं, हाँ, वो स्लिप्स देते हैं, रिसीविंग देते हैं। कुछ लोग जिनको एनुअल रिटर्न्स के लिए जरूरत होती है, हम वो भी प्रोवाइड करते हैं उन्हें। ओके मैम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा 97 से 98% ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है। यस। ओके, तो मैम मैं आपको अपने पर्सनली बताता हूँ कि प्रॉब्लम मैंने एनजीओज़ के साथ सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी है कि बहुत सारी कंपनीज आती हैं, एनजीओ से कनेक्ट करती हैं और वो कहती हैं कि यार मैं तुमको 100 करोड़ देता हूँ, आप 10 करोड़ अपने रख लो और बाकी मेरे को रिटर्न कर दो। तो ऐसा कभी आपने फेस किया है? सो कंपनीज ने कभी डायरेक्टली तो अप्रोच नहीं करा, पर हाँ अलग अलग चैनल्स के माध्यम से। इनफैक्ट जिस दिन हमने अनाउंस करा सोशल मीडिया पे कि अपन रजिस्टर्ड एनजीओ है, उसके 15 दिन के अंदर से ही इस तरीके के ऑफर्स आने स्टार्ट हो गए थे। तो ये बहुत बड़ी कृपा थी, आई वुड से, कि हमें 1 मिनट भी नहीं लगा ऐसे ऑफर्स को डिक्लाइन करने के लिए। बट मैम आप खुद समझना कि जैसे आपके पास मेन 9 लोग हैं, आपने रजिस्टर करा रखा है, हाँ, बट पैसा जब आता है ना तो आदमी की नीयत बदल जाती है, ये आप बिल्कुल मानते हो? ठीक है। तो आपने उन 9 लोगों को या जितनी भी आपकी टीम है उन लोगों को कैसे स्ट्रांग रखा कि नहीं यार ये गलत काम करके पैसे नहीं कमाने हैं? सो शायद इसके पीछे भी जो पहले का होमवर्क था वो एक बहुत स्ट्रांग हिस्सा था। दूसरा ये था कि जितने भी लोग जुड़े रहे साथ में वो सब भी उसी मानसिकता के लोग थे, होते हैं जो जुड़े ही इस वजह से क्योंकि उनको पता था कि हम एक अच्छा काम करने के लिए एक अच्छी नियत के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसलिए वहां से कभी कोई रेजिस्टेंस आया नहीं। ओके जी, तो मैम मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। बिल्कुल मैम, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे एक हैशटैग भी देखा था, उस हैशटैग के बारे में आप बताओ कि वो हैशटैग मतलब है क्या? मेरे को उस हैशटैग के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम कुछ हैशटैग्स डालते हैं, जैसे प्लांटेशन पे डालते हैं, मिशन लाइवलीहुड पे डालते हैं। आप किसकी बात? नहीं, मैं मिशन लाइवलीहुड। मिशन टीम। हाँ जी, ओके। वो मतलब हैशटैग है क्या? क्योंकि मिशन लाइवलीहुड कुछ इसको टर्म डिफाइन करिए कि आपने ऐसा क्या रखा है इसमें। सो अगर हम इसको सेग्रीगेट कर दें, मिशन मतलब कोई मूवमेंट आपका, लाइवलीहुड मतलब आजीविका के लिए कुछ प्रयास करना। अच्छा। सो मिशन लाइवलीहुड जिजीविका सोसाइटी की ओर से एक ऐसा इनिशिएटिव है जो उन मार्जिनलाइज्ड विमेन को कंसिडर करके हमने स्टार्ट किया, जिनके लिए हमें लगा कि व्हाट इफ अगर हमारे साथ इतने सारे जानने वाले लोग हैं, हमें लोग फंड्स रेज करा रहे हैं, हमें जानते हैं, हमारा काम जानते हैं, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ नेटवर्क हम कह सकते हैं। और वो नेटवर्क हमारे लिए बिल्कुल प्रस्तुत है कि अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स उनके पास लेके आते हैं तो वो उन प्रोडक्ट्स को बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में था कि मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए, इट विल नॉट जस्ट कैटर द मनी or the livelihood initiatives but also the self respect for them, है ना? वो पैसों के साथ साथ अपनी आत्म क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी अर्न कर सकते हैं। इस इंटेंशन के साथ हमने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, बनाने शुरू करे, हमारी महिलाओं ने बनाने शुरू करे। और अब उसमें भी हमने ध्यान ये रखा कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे वो सारे इको फ्रेंडली होने चाहिए, सस्टेनेबल होने चाहिए और बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। सो मोस्ट ऑफ अवर प्रोडक्ट्स, आई वुड से 95% केसेस में ये ध्यान रखते हैं कि वी कम अप विद सच प्रोडक्ट्स जो बायोडिग्रेडेबल हैं और इको फ्रेंडली है। तो मतलब ये जो आपने पूरा सजा रखा है ये वही प्रोडक्ट्स हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप दिखाओ मैम कुछ प्रोडक्ट्स दिखाओ। जैसे हम इत्र बनाते हैं, हमारी एक मित्र है, उनका नाम है परवीन अख्तर। तो वो कुछ महिलाओं के ग्रुप के साथ में बहुत अच्छे प्योर अल्कोहल फ्री इत्र बनाती हैं। सो इट इज लाइक, ये देखिए जूट की पैकिंग आपको दिखेगी, बॉक्सेस लकड़ी के हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इसमें इस तरीके से पैक की हुई टिनी मिनी सी हमारी इत्र की शीशी होती है। सो दिस इज जस्ट वन, ये किसी को आपको गिफ्ट करना है, जैसे अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, सो पीपल फील लाइक गिफ्टिंग, ये रक्षाबंधन है या फिर इंडिपेंडेंस डे है, जिस भी ओकेजन पे आपको चाहिए उसके लिए हमारे पास इस तरीके के पैकिंग मटेरियल में, बहुत वो वाले फैंसी मटेरियल्स तो नहीं है हमारे पास, बट ये जूट में जो भी बेस्ट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स।
इसके अलावा आपको अगर ऐसे ओपन बॉटल चाहिए, वी हैव देम ऑल्सो। वी हैव दीज बॉटल्स। ये हमारे पास कुछ कार फ्रेग्रेंसेस हैं, बहुत प्यारे प्यारे से बॉटल्स। या पैकेजिंग कितनी खूबसूरत है मैम इसकी, थैंक यू। ब्यूटीफुल। सो कोशिश करते हैं थोड़ी थोड़ी कि इसकी पैकेजिंग भी इतनी अट्रैक्टिव रखें कि लोगों को पसंद आ सके। दीज आर द बॉटल्स। स्प्रे भी, चूंकि यूथ को स्प्रे में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वी हैव स्प्रे विद अस, पर हम प्रमोट ज़्यादा इत्र करते हैं बिकॉज दे आर अल्कोहल फ्री। या तो ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ये फ्रेग्रेंसेस हैं। उसके अलावा हमारे पास प्लांट्स एंड प्लांटर्स हैं, क्योंकि मेरी जर्नी ही प्लांट्स के साथ शुरू हुई थी। तो इंडोर प्लांट्स, एक स्नेक प्लांट हम साथ लाए हैं तो गिफ्ट यू एंड शोकेस यू। उसके अलावा बहुत सारे इंडोर प्लांट्स की वैरायटीज हम गिफ्ट करते हैं, हमारे पास हैं। ये जूट के बास्केट्स आप देख सकते हैं। इसको आप अपने रूम्स में रख सकते हो किसी भी डेकोरेटिव आइटम के साथ में। ये वाटर बॉटल बैग्स हैं। ये हमारे क्लच हैं। दिस स्मॉल बटुआ कैनवस का बना हुआ है। ये फाइल फोल्डर हो गया। या तो ये कुछ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही मार्जिनलाइज लेवल पे जो महिलाएं काम करती हैं वो बनाती हैं, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर बुक। मतलब मैम इन लोगों इन सब का प्राइस लगभग क्या ही होगा, क्या रेंज में होगा? डिपेंड करता है। ये जितने भी जूट के प्रोडक्ट्स हैं, दे स्टार्टिंग फ्रॉम 100 to 250 मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आते हैं। फिर अगर किसी को कस्टमाइज कराना है, कुछ एडवांस कराना है, तो फिर प्राइस उसके हिसाब से वेरी कर जाती है। ओके, ये आपके बैग्स के प्राइस हैं। इत्र के प्राइस? इत्र की प्राइस भी जनरली मुझे लगता है ब्यूटीफुल सा एकदम प्यारा। या दिस वन इज फॉर 315। ओके, या 315। ठीक है। 300 से लेके 500-700 तक की रेंज के हमारे सारे फ्रेग्रेंसेस। ओके यार 6 ml से लेके 10 ml तक की उसमें वॉल्यूम में। ओके मैम, तो मतलब ये सब देख के मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है। जो पैकेजिंग है और जो आपकी लेडीज की टीम है जो पैकेजिंग करती है, बहुत प्यारी। या डाउट बहुत मेहनत करते हैं एक्चुअली, बहुत प्यारी है। तो गाइस, मैं तो यही कहूँगा कि यार इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर कुछ करो मत करो, बट मैम को सपोर्ट ज़रूर करो। मैम की आईडी और मैम का जितना भी सोशल हैंडल है मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके एक बार ज़रूर चेक करना। और मैम की जो NGO है वो लखनऊ बेस्ड है, तो जितने भी लखनऊ वाले हो ना यार, ज़रूर जाके मैम से ज़रूर मिलना एक बार। थैंक यू मैम।